हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात किसकी कर रहे थे। हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने देख लिया था क्या, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर देख ली थी जेडएनएस की। आज मेंशन कीजिए वुडजाइट स्ट्रक्चर। वुडजाइट स्ट्रक्चर एक सेकेंड। वुडजाइट स्ट्रक्चर वुडजाइट रचना मेंशन कीजिए, एक बार इसको मेंशन कीजिए भैया, वुडजाइट रचना। और इसमें लिखिए भैया, लिखना जेडएनएस फॉर्म HCP, ध्यान देना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जेडएनएस फॉर्म SCP टाइप क्रिस्टल लेटिक्स SCP टाइप क्रिस्टल लेटिक्स इन वुडजाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना जेडएनएस SCP प्रकार के क्रिस्टल जालक जेडएनएस वुडजाइट संरचना में SCP प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, या SCP प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, ऐसे मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट मेंशन करना S-2 आयन form crystal skeleton and Zn+2 ion goes in octahedral void। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना S-2 क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण करते हैं, तथा Zn+2 आयन चतुष्फलकीय छिद्रों में जाते हैं। आगे बात समझो। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रेशियो वही लिखना कोऑर्डिनेशन रेशियो, समन्वय संख्या अनुपात 4:4। देखो समन्वय संख्या अनुपात उतना ही होगा, 4:4 मेंशन कर लेना, 4:4। दैट मीन्स ईच Zn+2 आयन, या पहले उसके लिए कर लेते हैं S-2 आयन। दैट मीन्स ईच S-2 आयन सराउंडेड बाई 4 Zn+2 आयन and each Zn+2 ion surrounded by 4s-2 ion, आ गई बात समझ में? यस है ना? चलिए अपना इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेंशन कीजिए, और जो आपके सिलेबस में मेंशन है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ CF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलेंगे इससे। देखना इसको समझना भी है, स्ट्रक्चर ऑफ CF2।
स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ये जो CaF2, बात को समझना पहले, ये CaF2 जो है वो कौन से टाइप यूनिट सेल बनाएगी, ये भैया ये FCC टाइप यूनिट सेल बनाएगी। पहली बात तो ये आई बात समझ, क्या बनाएगी, FCC टाइप यूनिट सेल बनाएगी। ये क्या बनाएगी, FCC टाइप CaF2 क्या बनाएगा, FCC टाइप यूनिट सेल बनाएगा। बात को समझना, फिर लिखवा दूंगा मैं, FCC टाइप यूनिट सेल बनाएगा। अब इस FCC टाइप यूनिट सेल के अंदर अपन जब बात करें तो यहाँ पर ये जो FCC यूनिट सेल बनेगी, इसमें बनाएगा कौन, इसको बनाएगा भैया Ca+2। ध्यान देना, हमेशा एनाइन क्या बनाता है, हमेशा एनाइन क्या बनाता है, क्रिस्टल स्केलेटन बनाता है। क्या बनाएगा, स्केलेटन बनाएगा। स्केलेटन कौन बनाता है, हमेशा स्केलेटन हमेशा एनाइन बनाता है। लेकिन इस केस के अंदर भैया बात को समझ लेना, स्केलेटन हमेशा और हमेशा कौन बनाता है, ये बात समझना। स्केलेटन का मतलब क्या है भैया, जैसे तुम्हारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो बोन है, तुम्हारी हड्डियां हैं, वो क्या कर रहा है, इस बॉडी का स्केलेटन बना रहा है। तो स्केलेटन कौन बनाता है यहाँ पर, एनाइन। स्केलेटन फॉर्मेशन, स्केलेटन फॉर्मेशन बाय एनाइन, बट इस केस के अंदर जो स्केलेटन बनेगा CaF2 के अंदर, जो स्केलेटन बनेगा, बात को समझना, इसके अंदर जो स्केलेटन बन रहा है, स्केलेटन जो बन रहा है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये जो स्केलेटन है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, यहाँ पर कैटाइन के द्वारा। किसके द्वारा, कैटाइन के द्वारा। ये डिफरेंस है भैया यहाँ पर, ठीक है ना। और इस CaF2 को क्या बोला जाता है भैया, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इस नाम से भी पूछा सकता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, CaF2। चलिए अपन इसके ऊपर बात करें, तो मेंशन करना आप CaF2, स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 या फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मेंशन कीजिए एक बार इसमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और लिखना इसमें CaF2 फॉर्म, CaF2 फॉर्म हाँ लिखिए CaF2 फॉर्म, CaF2 फॉर्म FCC टाइप, CaF2 फॉर्म FCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स, CaF2 फॉर्म FCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स, FCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स। नेक्स्ट मेंशन करना, दिस स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 आल्सो नोन एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसके अंदर, in CaF2 कैटाइन फॉर्म क्रिस्टल लैटिक्स,
इन CaF2 कैटाइन फॉर्म क्रिस्टल स्केलेटन बोल दीजिए आप, कैटाइन फॉर्म क्रिस्टल स्केलेटन एंड एनाइन गोज इन tetrahedral void टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना हो गया भैया? टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कितना होता है टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 ही होगा भैया, ये से ना कितना होगा 4। चलिए अपना आगे देखिए इसके अंदर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मेंशन करना, CaF2 FCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। CaF2 लवण या ऐसे में CaF2 लवण FCC प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। CaF2 की इस रचना को फ्लोराइड संरचना के नाम से भी जाना जाता है। CaF2 की इस रचना को फ्लोराइड संरचना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना CaF2 संरचना में मेंशन कीजिए, CaF2 संरचना में कैटाइन क्रिस्टल स्केलेटन का निर्माण करता है। कैटाइन यानी कि धन आयन क्रिस्टल स्केलेटन का निर्माण करता है तथा ऋण आयन चतुष्फलकीय छिद्रों में जाता है। ठीक है भैया, अब लिखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन जो रेशो है, CaF2 का जो कोऑर्डिनेशन रेशो है वो लिख लेना 8:4। कोऑर्डिनेशन जो रेशो है वो मेंशन करना 8:4, यही इम्पोर्टेंट है। 8:4 8 का मतलब भैया ध्यान देना, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना है 8 का मतलब क्या हो, ये 8 फ्लोरीन से सराउंडेड है। जो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 4। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन है वो 4Ca+2 आयनों द्वारा क्या है सराउंडेड है। तो लिख लेना यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन रेशियो 8:4 और इसमें फिर मेंशन कीजिए, करना भैया, मेंशन कीजिए Ca+2 आयन सराउंडेड बाय 8F- आयन surrounded by 8F- ion, 8F- ion and F- ion surrounded by F- ion surrounded by F- ion surrounded by 4Ca+2 ion, 4Ca+2 ion। अब मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि ये 8:4 आया कैसे। आई बात समझ, आप देखिए कि आपकी जो एक यूनिट सेल होती है, बात को समझना देखिए, आपकी जो ये यूनिट सेल है, अब समझिए इसके अंदर जो CaF2 है वो कहाँ प्रेजेंट होगा। एक तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, ये कोने पर प्रेजेंट होगा CaF2। अब इसी की बात करें अपने, तो एक बात बताओ, इसके सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे इसका जो सराउंडेड है ये कितने कैटाइन से सराउंडेड बता रहा है, ये कितने एनाइन से बता रहा है, ये 8F- से। तो 8F- का मैंने आपको उस दिन भी मतलब समझाया था कि तुम्हारे पास में
इसके सराउंडेड क्या 8 टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? यस या नो? भाई इसके सराउंडेड 8 टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? भाई इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यार। देखें आप लोगों को एक बार इधर तो रोशनी आ रही है भैया। हाँ जी, अब मेरे हिसाब से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा भाई आप लोगों को, कि आप लोग देखना, शायद मैं आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा भाई। वो कॉर्नर है हाथ का, ठीक है, क्यूब का वो एक कॉर्नर है। अब इस क्यूब के कॉर्नर से मैंने क्या बोला कि डायगोनली जब मैं बात करूँगा तो टेट्राहेड्रल कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा, सबको दिख रहा होगा। टेट्राहेड्रल कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा। अच्छा एक बात बताना कि ये जो तुम्हारे पास में एक जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर ये टेट्राहेड्रल जो वॉइड है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्या अब इस कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने क्यूब में होता है? डियर स्टूडेंट्स 8 में। बच्चा लोगों को कितने में होता है? 8 में होता है। तो एक बात बताओ, हर क्यूब के अंदर क्या है, इस पोजीशन पे टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा क्या? यस या नो? तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड में तो कौन है? F माइनस। तो एक बात बताना कि भाई जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उतने ही तो F माइनस यहाँ प्रेजेंट है। तो F माइनस यदि प्रेजेंट है तो इस Ca+2 आयन को कितने फ्लोराइड सराउंडेड कर रखे हैं? 8। बात समझ में आ गई होगी? यस या नो? चलते हैं अब अपनी पोजीशन पे वापस। ठीक है भाई बच्चा पार्टी, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब ये वाली बात, कि यहाँ से अपन बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो फेसेस हैं वो कौन कौन से फेस हैं? जिस फेस की अपन बात कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास में जो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है ना, वो किस वजह से बन रहा है उसकी वजह समझिए आप लोग। ठीक है भाई, ये फेस है, वजह समझना भैया, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए भैया, तीसरी जो लेयर है, जो एटम होंगे वो कौन से होंगे? ये वाले। मैं टेट्राहेड्रल की पोजीशन बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अभी फिल्म आपके सामने क्लियर हो जाएगी भैया किसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ।
ये देखिए भैया, अरे बस अब इसके ऊपर अपन बात करें तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि तुम्हारे पास में जो एक एटम है वो तो कहाँ प्रेजेंट है, हमेशा यहाँ प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, यस यहाँ होगा। फिर हमने क्या देखा कि इसी एटम से भाई जो तुम्हारे पास में वर्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तुम्हें पता है एफसीसी के अंदर एक एटम भाई इस फेस के सेंटर में एटम होगा कि नहीं होगा, इस फेस के सेंटर में ये एटम होगा कि नहीं होगा, यस होना चाहिए, होगा। फिर हम बात करेंगे कि ये जो तुम्हारे पास में रेड जोन है ना, ये रेड जोन, इस फेसेस पे भी क्या होगा, एटम होगा, होगा कि नहीं होगा, यस होगा। अब ये जो ब्लैक जोन है, जो ब्लैक फेसेस हैं, उसमें भी यहाँ पर इसके पीछे की अपन बात करें तो यहाँ एटम होगा कि नहीं होगा, पीछे की तरफ चले जाओ भैया, उसमें पीछे की तरफ चले जाओ। तो अब आप देखो कि आप इस क्यूब के अंदर बात करें तो हमारे पास में इस डायगोनल पे, इस पोजीशन पे जब ये आपस में टच हो रहे हैं, बात को समझना कि ये यही तो हो रहा है कि जो तुम्हारे पास में तीन फेसेज हैं, ये जो तीन फेसेज हैं, चलो कोई नहीं, ये जो तीन फेसेज हैं, इन तीन फेसेज से भाई बात को समझना, ये जो तीन फेसेज हैं, इन थ्री फेसेज से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक वर्ड बनेगा इधर क्यूब के अंदर, ये वर्ड बनेगा और यहाँ से ऊपर इसको कवर कर रहा है, इस वर्ड के अंदर ही तो कौन भाई यहाँ पे ये वर्ड कहाँ जाके बनेगा, मतलब इसके √3a डिस्टेंस पे जाके वो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, √3a/4 पे जाके टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। तो इस क्यूब के डायगोनली √3a पे तुम क्या है वो उस डिस्टेंस के देखोगे, तो उसी डिस्टेंस पे क्या आपको हर जगह मतलब जो तुम्हारे पास में क्यूब बनेगी वहाँ कौन प्रेजेंट होगा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होगा। और टेट्राहेड्रल वर्ड पर है कितने, यहाँ पर 8 है, 8 के अंदर कौन प्रेजेंट है, F-, इसलिए इस CA का क्या हो गया, तुम्हारे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, यस या नो। तो कहने का मतलब अपने पास में, ये तो मैंने समझाने के लिए, कहने का मतलब एक छोटी यूनिट सेल बनना चाहे तो कैसे बन सकती है वो, ठीक है ना। यहाँ कौन प्रेजेंट है, यहाँ CA+2 प्रेजेंट है, CA+2 प्रेजेंट है, मतलब ये कौन है, इसकी बात करूँ तो ये है CA+2, ठीक है ना। अब ये जो CA+2 है और कहाँ पर प्रेजेंट है, CA+2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये पीछे वाला, ये सामने वाला। और हमें पता है कि इसके डायगोनल की मैं बात करूँ, इसमें डायगोनल की बात करूँ तो डायगोनल यही तो होगा भैया। यदि हमने इसके डायगोनल की बात की तो यहाँ पर डायगोनल यदि मैं इसका बनाऊँ तो ये डायगोनल यही तो होगा, यही तो डायगोनल है। यस है, यही तो डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल यही तो होगा। तो ये कौन हो गया, ये फेस डायगोनल हो गया, ये फेस डायगोनल हो गया, और ये इसकी एज हो गई, ये इसकी एज हो गई। अब डायगोनल पे कौन प्रेजेंट है अभी, यही तो पूछ रहा है वो, डायगोनल की इस, ये जो हाफ डिस्टेंस होगी वो तो कितनी होगी भैया, ये यदि अपन हाफ डिस्टेंस माने ना, ये तो √3a/2, लेकिन वो तो √3a इस डिस्टेंस के ऊपर कौन है, यहाँ जो ये प्रेजेंट है ना, ये जो तुम्हारे पास में दो ही दिखा रहा हूँ मैं, ये टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर ये जो प्रेजेंट है ना, ये रेड में, ये कौन है तुम्हारे पास में, F- है बात समझ में, कौन है, F-। बना लीजिए स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। बनाओ इसको फटाफट।
बना लिया होगा, यहाँ तक सबने बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ Na2O, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ Na2O, ये सबने बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अपना स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। Na2, ध्यान देना इस स्ट्रक्चर को वो एग्जाम ऐसे पूछ सकता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर का जस्ट रिवर्स क्या होगा, एंटी फ्लोराइड। वो क्या थी, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये क्या होगी, एंटी। तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिवर्स होगा, यस या नो। तो लिखना है इसके अंदर N2O के लिए, लिखिए Na2O सॉल्ट, Na2O सॉल्ट फॉर्म FCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स, फॉर्म FCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स, FCC टाइप क्रिस्टल लैटिक्स इन स्ट्रक्चर ऑफ Na2O, इन स्ट्रक्चर ऑफ Na2O, एनाइन फॉर्म क्रिस्टल स्केलेटन, एनाइन फॉर्म क्रिस्टल स्केलेटन एंड कैटाइन गोज इन टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर मेंशन करना कोऑर्डिनेशन रेशो, यही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। वहाँ क्या था 8:4, यहाँ तुम्हारे पास में मिलेगा 4:8, 4:8। ये बात समझ लेना भैया। दैट मीन्स जो Na है वो कितने O- से सराउंडेड है, ये होगा कितने से 4 से, और ये ऑक्सीजन कितने से भैया 8 Na+ आयन से सराउंडेड। ये ध्यान देना, वहाँ क्या रहा था 8:4, यहाँ क्या रहा है 4:8। लिखिए एक बार इसको, बना लिया। दैट मीन्स Na+ आयन सराउंडेड बाई Na+ आयन सराउंडेड बाई Na+ आयन सराउंडेड बाई Na+ आयन सराउंडेड बाई 4O- 2 आयन, 4O- 2 आयन, Na+ आयन सराउंडेड बाई 4 Na+ 2 आयन and O- 2 ion surrounded by 8 Na+ आयन, 8 Na+ आयन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, अर्थात सभी Na+ आयन 4 O- 2 आयनों से, 4 O- 2 आयनों से घिरा हुआ होता है, 4 O- 2 आयनों से घिरा हुआ होता है, तथा सभी O- 2 आयन 8 Na+ आयनों से घिरा हुआ होता है, 8 Na+ आयनों से घिरा हुआ होता है। चलिए अपन आगे बात करें, ये से हम तो इस स्ट्रक्चर में देखना इसमें क्या होगा, इसकी भी स्ट्रक्चर हम बनाए ना। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या होंगे, ये एटम होंगे,
अरे बस ये जो हैं ये कौन है तुम्हारे पास में, ये हैं तुम्हारे पास में O-2 भैया। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये फेसेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे भैया। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये से ना। और साथ में ये क्या देखोगे कि अब इस टेट्राहेड्रल वर्ड में कौन होगा, Na+। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वर्ड की मैं बात करूँ, टेट्राहेड्रल वर्ड की मैं बात करना चाहूँ तो यही तो तुम्हारे पास में एक डायगोनल है। पहले भी मैं बात कर ही रहा था, इसके ऊपर बता ही रहा था आपको, यही तो डायगोनल है। ये फेस का डायगोनल है, ये किसका है, फेस का डायगोनल है। और ये तुम्हारे पास में एज है भैया, ये से है ना, ये आपके पास में क्या होगी, एज होगी। तो कौन सी पोजीशन पे भैया, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड, हाँ बच्चा बाटे, यही तो होगा। तो ये कौन है, ये है Na+। बना लीजिए, स्ट्रक्चर में बना लीजिए आप लोग, बनाई हुई है फटाफट। साढ़े 8 10 बजे बैठेंगे, 2 घंटे ले लेते हैं। बनाओ भी, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है ये आप लोगों को। चले अपन आगे। ये आज आप लोगों की क्या होगी है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। अब मेंशन कीजिए आप लैटिक्स एनर्जी भी, लैटिक्स एनर्जी, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लैटिक्स एनर्जी। क्या मेंशन कीजिए भैया, लैटिक्स एनर्जी, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, किसकी बात करेंगे, जालक ऊर्जा की, ठीक है ना। जालक ऊर्जा का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास में क्रिस्टल होते हैं ना, 1 मोल जो क्रिस्टल है उसको आप या तो उसका फॉर्मेशन कर लो या उसको ब्रेक कर दो उसके आयनों में, ठीक है ना। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही है ना, उसे क्या बोला गया है, लैटिक्स एनर्जी। कहने का मतलब कि या तो तुम क्या है 1 मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लीजिए Na+, गैसियस है, प्लस Cl- ये भी क्या है, गैसियस है। और इससे क्या बन रहा है तुम्हारे पास में NaCl, ये क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। ऐसे तुम NaCl को जो 1 मोल है उसको डिकम्पोज कर दीजिए Na+ प्लस Cl- के अंदर, ये से ना। तो जब यहाँ पर तो आप लोगों को क्या है, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ एनर्जी आपको गिव अप करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी एनर्जी। तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे क्या बोलेंगे अपन, लैटिक्स एनर्जी बोलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy that is released, it is the amount of energy that is released when 1 mole of, when 1 mole of, when
1 mole of ionic crystal, 1 mole of ionic crystal is formed its corresponding gaseous, cation and gaseous anion, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा, किसी आयनिक क्रिस्टल की मेंशन करना, किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टलों के या एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है, एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है, एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। यानी कि ये है तुम्हारे पास में Na प्लस गैसियस है प्लस Cl माइनस गैसियस है, इससे क्या बनेगा NaCl। आई बात समझ? यस या नो? एक डेफिनेशन और है भैया इसमें, पहले तो ये बनाइए, फिर अपन क्या करेंगे, इसके ब्रेकिंग की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। बना लिया होगा सबने, फिर मेंशन कीजिए आप। सेकंड डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to break the 1 mole of ionic crystal into its corresponding gaseous cation and gaseous anion, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। एक मोल क्रिस्टल ठोस को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर रिलीज हो रही है, यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है भैया, यहाँ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। बनाएंगे बात फटाफट इसको। तो ये कहा जा सकता है कि एनर्जी यहाँ रिलीज भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लेटिस एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यस या नो? तो स्टेटमेंट लिखिए, लेटिस एनर्जी is a exothermic
lattice energy is a exothermic as well as endothermic process. Lattice energy is a exothermic as well as endothermic process. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जालक ऊर्जा ऊष्माक्षेपी के साथ साथ ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी के साथ साथ ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी प्रक्रम। चले आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, इसके अंदर फर्स्ट जो है जालक ऊर्जा को भाई पूछ लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है वो है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, आयनों का आकार। सेकंड है चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑन आयन। आयनों पर आवेश। ठीक है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मेंशन कीजिए साइज ऑफ आयन। पूछता है भी है यहाँ से, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। और इसमें मेंशन करना लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जालक ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जालक ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ LiCl, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन बात करें तो तुम्हारे को पता है कि इस तरफ ये लिथियम से सीजियम पर अपन जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो तुम्हारी साइज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होती है तो जो लैटिस एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, LiCl की लैटिस एनर्जी ज़्यादा, फिर किसकी NaCl की, फिर किसकी KCl की, फिर किसकी RbCl की, और फिर किसकी सीजियम क्लोराइड की। ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो गया। बना लीजिए भैया इसको।
ये लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर है। बना लिए हैं तो नए क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। चलो ये तो हो ही गया। एक क्वेश्चन और लीजिए। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि इधर से इधर चलने पर साइज़ क्या होती है, साइज़ तो वही इंक्रीज होनी है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी भी है। तो ऑर्डर क्या हो गया लेटेस्ट एनर्जी का, वही BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 और BaCl2, यही तो होगा ऑर्डर। बना लीजिए। बना लिया यहाँ तक। एक नया क्वेश्चन और देता हूँ ये इस कॉन्सेप्ट बेस पे, एक नया क्वेश्चन और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट बेस पे। क्वेश्चन क्या है देखना। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास में कौन वेरी कर रहा है, ये जो लिथियम है केटाइन है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। वेरी कौन कर रहा है, एनाइन वेरी कर रहा है। अब आप देखिए इधर आप लेफ्ट टू राइट जब आप इस क्वेश्चन में मूव करोगे तो आप क्या देखोगे कि साइज़ क्या होती है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो लेटेस्ट एनर्जी भी इसकी क्या होगी, डिक्रीज ही तो होगी, ऐसे ना। तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, LiF, फिर LiCl, फिर LiBr और फिर LiI, यही तो होगा ऑर्डर। एक बार तो बना लीजिए इसको।
चलिए अपन और क्वेश्चन देखें, थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई इसकी बात करोगे तो इधर जाने पर तुम्हारे पास में फिर क्या हो रही है, I2 साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही तो ऑर्डर होगा CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2 बना लीजिए। फ्लाइट बनाइए, फिर आगे अपन देखेंगे चार्ज ऑन आयन। अब मेंशन कीजिए चार्ज ऑन आयन, मेंशन कीजिए चार्ज ऑन आयन। और इसमें लिखना भैया चार्ज ऑन आयन, इंडिविजुअल वाली बच्चे मेंशन करना आयनों का आकार, ठीक है। और इसमें लिखना लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मेंशन करना भैया आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन, डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी होगी, मतलब इसका स्टेटमेंट लिखवा दिया होगा। क्या भैया, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा आयनों के आवेश के, आयनों के आवेश के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो बात को समझना कि जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तुम्हारे पास में NaCl, NaCl और क्या भैया MgCl2, यस है ना। तो अब आप इन आयनों पे देखोगे कि यहाँ जो NaCl है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -+2। क्लोरीन के ऊपर सेम है भैया, ठीक है ना। तो एक बात होता है, उसने क्या बोला कि जब तुम्हारे पास में चार्ज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लेटेस्ट एनर्जी MgCl2 की क्या है, मैक्सिमम है भैया। ये बना लीजिए एक पहली बात तो ये क्वेश्चन बनाइए। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अपन आइए, ये तुम्हारे पास में क्या है, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाली क्या होगी, कारक होगी, यस है ना। जालक ऊर्जा को प्रभावित, इसके कुछ रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दी। आगे मेंशन करना, अब आप मेंशन कीजिए बोर्न इक्वेशन। ये भी कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी गई है। बोर्न इक्वेशन, बोर्न इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन देखने से पहले इसकी कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखना लेटेस्ट एनर्जी वाज कैलकुलेट, लेटेस्ट एनर्जी वाज कैलकुलेटेड theoretically, theoretically latest energy was calculated theoretically for the first time, for the first time by Bohm and Lande, by Bohm and Lande. Hence the equation given by, hence the
equation, hence the equation given by Bohr and Land, sorry, hence the equation given by them is known as Born-Lande equation. ध्यान देना, बोर्न इक्वेशन को और क्या बोला जा सकता है? बोर्न-लैंडे इक्वेशन. हिंदी मीडियम वाले बच्चे निकला, जालक ऊर्जा की सैद्धांतिक गणना, सैद्धांतिक, ध्यान देना, सैद्धांतिक गणना सर्वप्रथम बोर्न तथा लैंडे द्वारा की गई थी. बोर्न तथा लैंडे द्वारा की गई थी, इसलिए उनके द्वारा दिए गए समीकरण को बोर्न-लैंडे समीकरण या बोर्न समीकरण के नाम से जाना जाता है. इसलिए उनके द्वारा दिए गए समीकरण को बोर्न-लैंडे समीकरण या बोर्न समीकरण के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट मेंशन करना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लैटिस एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लैटिस एनर्जी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, इस समीकरण के अनुसार जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी सॉरी जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी ये क्या है? लैटिस एनर्जी क्या है? U है. लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? ये V अट्रैक्शन, एक तो होगा तुम्हारे पास में जो लैटिस एनर्जी है वो किसका टोटल होगा? ध्यान देना, टोटल होगा तुम्हारे पास में V अट्रैक्शन प्लस V रिपल्सन. ये होगा V अट्रैक्शन. अभी देखते हैं क्या है ये V अट्रैक्शन प्लस V रिपल्सन. V अट्रैक्शन प्लस V रिपल्सन, ये है लैटिस एनर्जी. U इज इक्वल टू V अट्रैक्शन प्लस V रिपल्सन. मेंशन करो एक बार. ठीक है भैया, मेंशन कर लिया यहाँ पर. अब मेंशन करना V अट्रैक्शन कितना होता है. यहाँ पर V अट्रैक्शन की वैल्यू देखना, V अट्रैक्शन होगा कितना भैया? V अट्रैक्शन यहाँ पर है तुम्हारे पास में, V अट्रैक्शन मेंशन है तो नेगेटिव के अंदर V अट्रैक्शन. अब ध्यान देना, ये जो अट्रैक्शन है वो क्या यहाँ पर बॉटम पे है, -NA Z स्क्वायर, और ये क्या भैया? E स्क्वायर. अभी अपन देखेंगे कि यहाँ पर NA कौन है, क्या है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे. और नीचे क्या भैया? R. ये इक्वेशन नंबर कितना दे दीजिए आप? फर्स्ट. फिर देखना V रिपल्सन जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी, V रिपल्सन की वैल्यू क्या होगी? B/R की पावर n, B/R की पावर n. n पावर ऑफ R. इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए क्या भाई? 2. एक बार ये मेंशन कीजिए यहाँ तक की बात.
ठीक है भैया, यस है ना। अब मेंशन कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या आप लोग यार ऐसे करना, एक सेकेंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी अट्रैक्शन एंड वी रिपल्सन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी अट्रैक्शन एंड वी रिपल्सन, putting the value of V attraction and V repulsion from equation second and third। समीकरण 2 व 3 से V attraction व V repulsion का मान समीकरण 1 में रखने पर, V attraction व V repulsion का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भैया पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, U इज इक्वल टू माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन क्या भैया आर प्लस बी अपॉन आर की पावर एन। ये लो भैया, यहाँ तक पुट कर दीजिए। ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। यहाँ तक मेंशन कीजिए। नेक्स्ट मेंशन करना, मेंशन करना डिफरेंशिएटिंग ऑफ द अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग ऑफ द अबव इक्वेशन, उपयुक्त समीकरण का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है ना भैया, देखना जो डिफरेंशिएटिंग अपन करेंगे वो क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या भैया 0। ठीक है, यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ यू इन द अबव इक्वेशन, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू इन द अबव इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू इन द अबव इक्वेशन। तो पुट कीजिए भैया वैल्यू, यू की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, माइनस एन ए जेड स्क्वायर अभी लिख पाएंगे कौन क्या है, ई स्क्वायर अपॉन क्या भैया आर प्लस बी अपॉन आर की पावर एन, यानी कि पावर ऑफ एन पावर ऑफ आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या भैया 0। यहाँ तक मेंशन करो एक बार। चलिए अपन आगे, अब इसका डिफ्रेंशिएट अपन करेंगे तो देखना क्या होगा। तुम्हारे पास में ये जो कौन है कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर ले लीजिए, एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डी अपॉन डी आर। ठीक है ना, और 1 अपॉन क्या भैया आर। इसी का तो करेंगे अपन डिफ्रेंशिएट, बाकी तो सारा का सारा क्या है कांस्टेंट है ना, डी अपॉन डी आर। साथ में क्या है भैया, इसका भी डिफ्रेंशिएट करो तो ये बी तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, डी अपॉन डी आर, और कौन बच गया तुम्हारे पास में 1 अपॉन आर की पावर एन, आर की पावर एन। यहाँ तक मेंशन कीजिए 1 अपॉन आर की पावर एन इज इक्वल टू क्या भाई 0, इज इक्वल टू 0। फटाफट बनाइए यहाँ तक की बात।
ठीक है भैया। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आर एन है इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा। ये जो आर एन है इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, इसका होगा एन आर एन प्लस वन, ये इसका डिफ्रेंशिएट होगा। आई बस तो सोल्व कर लीजिए अभी इसको। क्या करोगे, सोल्व करोगे तो माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर प्लस ये वैल्यू आगे आएगा ही आएगा भैया। एन डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास में, ये है ना। ठीक है भैया, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, क्या होगा बी अपॉन डी आर डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो डिफ्रेंशिएट है। एक बार इसको कंप्लीट क्या कर लीजिए, नेगेटिव से क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो तुम्हारे पास में ये क्या हो जाएगा, एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर माइनस बी डी अपॉन डी आर वन अपॉन आर की पावर एन इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा, ये है ना। आई बस हम यहाँ तक एक बार बना लीजिए आप। ठीक है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन बी अपॉन आर एन प्लस वन, यही तो आएगा, इज इक्वल टू क्या हुई, ज़ीरो। ये बना लीजिए, यहाँ तक की क्वेश्चन सबको समझ में आ गई। आर की पावर एन प्लस वन। फिर आगे चलोगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी अपॉन आर एन प्लस वन। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसको मिटा दूँ मैं, क्या बोलूँगा कि ये जो b है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो सकता है क्या, ये लिख दूँ एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी है तो क्या जाएगा भाई तुम्हारे पास में, मतलब मैंने को b रखना है, बाकी सब ऊपर के चला जाएगा। दैट मीन्स एक सेकेंड भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने तो एन बी, तो ये क्या हो जाएगा आर एन प्लस वन और डिवाइड बाई क्या भैया, ये एन,
यही तो होगा भाई, यस है ना। आगे की बात समझ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी सबको, यानी कि एन आर स्क्वायर। अब देखिए आगे सोल्व जो करते हैं। +1 आर स्क्वायर ठीक है भाई। अब चले भाई, अब इसको सोल्व कीजिए। b इज इक्वल टू, इसको हम यह लिखते हैं एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन इंटू आर की पावर n प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए भैया, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करोगे आर एन प्लस 1 R2, इसको सोल्व करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आर की पावर n इंटू आर की पावर 1, और ये क्या है भैया आर स्क्वायर, यस है ना। तो ये क्या हो गया, ये आर इंटू आर ही तो हो गया, आर से ये क्या हो गया, ये पावर 1 क्या है कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स तुम्हारे पास में क्या बच रहा है फिर फाइनली आर की पावर n अपॉन क्या भैया R1। इसको ऊपर लेके जाइए आप, ऊपर लेके जाओगे तो आर की पावर n इंटू आर की पावर माइनस का क्या भैया 1, ऐड कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आर एन माइनस का हो जाएगा 1। तो ये देख लेना क्या इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, पुट करेंगे तो देखना क्या बन गया तुम्हारे पास में, ये बनेगा b इज इक्वल टू एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइड बाई क्या भाई एन। ये फॉर्मूला बन गया आर एन की पावर। बनाइए एक बार इसको, ठीक है भाई। अब वहाँ पे तुमने एक एडिशन किया था, अपन इन दोनों को जोड़ा था, तो लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। ये b की वैल्यू आ गई इक्वेशन 4 में, यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्या थी तुम्हारे पास। फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपन, ठीक है भैया, यही तो थी u इज इक्वल टू माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या था भैया तुम्हारे पास में n, सॉरी एक बार r प्लस b की पावर b अपॉन n की, ये सॉरी n पावर ऑफ r आई बस, r की पावर क्या है भैया n है, ये मेंशन है। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, मुझे b की वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन 4 थी, b की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या आ गई भैया, वो वैल्यू पुट कर दीजिए भी। क्या हो करोगे, u इज इक्वल टू माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन r प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर एन इंटू एन। ये मेंशन कीजिए यहाँ तक की बात।
चलिए बनाइए। अब सुनना बात को, क्या मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखना इसको सोल्व करूँगा फिर डायरेक्ट लिखूँगा। क्या मैं इसको आर एन इंटू आर माइनस वन ऐसे लिख सकता हूँ और इसको आर एन लिख सकता हूँ। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया तो ये नीचे आएगा तो क्या हो गया, वन अपॉन आर होगा। यस है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन आर बचेगा। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, यू इज इक्वल टू माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर और क्या भैया एन। यही तो होगा भैया। यस या ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपने कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लोगे, माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप अपॉन आर, ये कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में, वन माइनस कॉमन लिया है आपने तो वन माइनस, ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा भैया। तो वन माइनस वन अपॉन एन। और ये जो तुम्हारे पास में इक्वेशन बनी है इसे ही बोलेंगे बॉर्नलैंड इक्वेशन। बना लीजिए, दिस इज कॉल्ड बॉर्नलैंड इक्वेशन। बॉर्नलैंड इक्वेशन, दिस इक्वेशन नोन एज बॉर्नलैंड इक्वेशन। अब मैं जो बोल रहा हूँ लिखते चलो भैया। अब जो बोल रहा हूँ इस इक्वेशन में लिख लेना। हियर यू इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, यू इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, चालक ऊर्जा। एन इज इक्वल टू अवगाद्रो नंबर, एन इज इक्वल टू अवगाद्रो नंबर। ए इज इक्वल टू मॉड्यूलम कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू मॉड्यूलम कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू मॉड्यूलम कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। जेड इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, Z इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, यानी कि Z को ऐसे भी लिखा जा सकता है Z प्लस और Z माइनस। Z इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, आयनों पर आवेश। N इज इक्वल टू बॉन्ड एक्स, ये सॉरी Z हो गया, ठीक है। N इज इक्वल टू लिखना बॉन्ड एक्सपोनेंट। ये लो भैया, ये बॉर्नलैंड इक्वेशन तुम्हारे पास में कंप्लीट हुई। आए बात समझ, फैक्टर अफेक्टिंग हमने करवा दी है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, बॉन्ड हेबर साइकिल की।